Hello everyone. So welcome to the daily news analysis of the अरुणाचल टाइम्स. ठीक है ना. अभी आप मेरे स्क्रीन पर अरुणाचल टाइम्स का पीडीएफ देख पा रहे होंगे. देखिए ये जो आपका एनालिसिस है हमने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया. काफी सपोर्ट मिला, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला. तो उस रेस्पॉन्स की वजह से और चूंकि इसकी नीड भी है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशंस में. ठीक है. अभी ये इसी तरह से डेली एनालिसिस आपका चलता रहेगा. ठीक है ना. तभी 2 दिन हो गए, आज थर्ड डे है डेली एनालिसिस का. तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस रहता है कि आपके न्यूज़पेपर में जो जो भी पॉइंट्स आपके एग्जाम रेलिवेंट है हम उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करें, उन पॉइंट्स को डिस्कस करें और उन पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आ सकती है उनसे रिलेटेड बातें करें. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ये आपका सबसे पहला टॉपिक है. टॉपिक कह रहा हूँ सब जो फ्रंट पे आपका न्यूज है. ये कुछ म्यांमार के लोग अरेस्ट हुए हैं अंजौ में. जब भी अंजौ सुनेंगे तो दो चीजें ध्यान में रखिए. अंजौ इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दूसरी चीज इट इज फेमस फॉर कार्डेमन्स. ठीक है ना. ये दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं जो मैं आपको याद रखने को बोल रहा हूँ. तो अभी हुआ क्या है सर. आपको पता है सर म्यांमार बॉर्डर पे काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि म्यांमार में वहां पर कू हो गया, मिलिट्री कू. तो वहां पर अभी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. तो वहां के जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो कई बार इलीगली इंडियन बॉर्डर्स में एंटर कर जाते हैं. ठीक है ना. बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखे जा रहे थे, एंटर कर रहे थे. बट इट इज द फर्स्ट टाइम कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ म्यांमार के इलीगल लोगों को पकड़ा गया है. ठीक है ना. तो चलिए ये तो हो गई न्यूज. अब इसमें 3 एक्ट है, उनका नाम ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई फॉरेनर कोई इलीगली इंडिया में एंटर करता है तो उसका जो केस चलता है वो किन किन एक्ट में चलता है सर. एक तो ये है आपका नीचे लिखा है फॉरेनर्स एक्ट. ठीक है. हाँ. एक ही आपका देखो लिखा हुआ है फॉरेनर्स एक्ट 1946. 3 एक्ट ध्यान रखना. फॉरेनर्स एक्ट 1946. दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1920 और दूसरा है पासपोर्ट रूल्स 1950. ठीक है. तो एक है फॉरेनर्स एक्ट कब का है सर, 1946 का है. ठीक है ना. दूसरा है आपका पासपोर्ट एक्ट. पासपोर्ट एक्ट कब का है, 1920 का है. और जो पासपोर्ट रूल्स है तो पासपोर्ट रूल्स आपके कब के हैं सर, 1950 के हैं. अब ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है. कई बार क्या होता है एग्जाम में कोई भी लॉ का नाम दे देगा और पूछेगा ये बताओ किस ईयर में आया था. ठीक है. तो हो सकता है वो बोल दे फॉरेनर एक्ट बताओ किस ईयर में आया, तो आपको बता देना है 1946. और बाकी अगर आप जैसे पीसीएस स्टेट पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई इलीगली इंडिया में एंटर करता है तो उसके ऊपर जो केस चलता है वो किन किन कानूनों के अंडर चलता है. ठीक है. तो एक तो हो गया फॉरेनर्स एक्ट, एक हो गया पासपोर्ट एक्ट, एक हो गया पासपोर्ट रूल्स 1950. अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था वो भी कई बार न्यूज में रहता है. तो तब भी इन 3 एक्ट और रूल्स का चर्चा रहता है. तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए कि ये 3 एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. अब इसमें एक चीज और ये बोल रहे हैं कि इससे पहले आपका अदर स्टेट्स में जाते हुए पकड़े जाते थे, है ना, जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. बट इट इज द फर्स्ट टाइम कि अरुणाचल में किसी को इलीगली अरेस्ट किया गया है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. हालांकि इन लोगों ने तो ये बताया है कि वो लोग मशरूम के फार्मर्स हैं तो उसके कल्टीवेशन में वो लोग बाई मिस्टेक इधर एंटर कर गए. ठीक है ना. तो उनके पास कुछ मशरूम्स भी मिले हैं, कुछ आपको रुपए भी मिले हैं. ठीक है ना. तो अब वो जो भी केस है वो आपका पुलिस हैंडल करेगी. तो यहां पर मैं एक बार आपको मैप भी दिखा देता हूं. तो ये है सर आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर. ठीक है. तो ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से ये जो है ये आपका क्या है सर, बॉर्डर है. ठीक है ना. तो ये बॉर्डर में अगर आप देखोगे तो इधर साइड तो अपना अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, ठीक है ना, फिर मणिपुर है, फिर ये आपका मिजोरम है. तो ये स्टेट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. ठीक है ना. तो ये आपका किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये सर आपका
म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्लियर है यहां तक ना? ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं, वेट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है ना, तो वापस न्यूज पे आते हैं सर, ठीक है। तो इसमें हाँ, क्लासिफाइड इंटरनेट एंटरटेनमेंट वाले पेज पे आप देखो तो ये ग्रैमी से रिलेटेड न्यूज है। तो अभी ये हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करेंगे, जो अपना नेशनल लेवल वाला है उसमें भी देखो। अभी एक ग्रुप है, म्यूजिक ग्रुप, ठीक है ना, उसमें कौन कौन था आपका? ग्रुप का नाम है सर शक्ति, ठीक है, ग्रुप का नाम क्या है? शक्ति। तो इसमें आपका जो इंडिया के द फेमस तबला मास्टर हैं जाकिर हुसैन, वो भी थे, ठीक है ना। तो शक्ति फाउंडर एंड गिटारिस्ट जॉन मैकलॉलिन, ठीक है ना, और तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन, सिंगर शंकर महादेवन और सेल्वा गणेश विनायकरम। तो इनका पूरा जो एक ग्रुप है उसने अभी ये ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है ना, ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। इनका एल्बम का नाम क्या था? द मोमेंट, ठीक है ना, इनका एल्बम का नाम याद रखना, द मोमेंट। यहाँ पर मेंशन भी होगा, सॉरी, फॉर दिस मोमेंट, द मोमेंट नहीं है, इट इज दिस मोमेंट, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना, ग्रुप का नाम है शक्ति, और उसमें कौन कौन है? जाकिर हुसैन है, शंकर महादेवन है, और आपका सेल्वा गणेश है, और आपका ये क्या नाम, जॉन मैकलॉलिन है। तो ये ग्रैमी अवार्ड पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ग्रैमी अवार्ड इज लाइक जैसे आपका म्यूजिक इंडस्ट्री का नोबेल प्राइज आप मान सकते हो। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज नोबेल प्राइज को माना जाता है, या आर्ट की इंडस्ट्री में, फिल्म की इंडस्ट्री में ऑस्कर्स को माना जाता है। तो आप कह सकते हो ये म्यूजिक इंडस्ट्री का अपना ऑस्कर है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट ये पोजीशन रखता है, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है ग्रैमी को, ठीक है। तो इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। एल्बम का नाम याद रखना, चूंकि ये इंडियंस हैं तो दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है सर। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं फिर। तो ये अभी अब देखो, साजिद नाडियाड वाला पिक्चर बना रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है ना। उसके अलावा ये लोकल न्यूज में एज सच एग्जाम रेलिवेंट कुछ खास नहीं लगा मुझे, ठीक है ना। बाकी कांग्रेस क्या कह रही है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये आप थॉट ऑफ द डे एक बार पढ़ लेना। वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द काइंड ऑफ थिंकिंग वी एम्प्लॉयड व्हेन वी केम अप विद देम, ठीक है ना। यानी कोई भी सीधी सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक निगेटिव माइंडसेट के साथ आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसमें एक आर्टिकल है सैंक्टिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ। सैंक्टिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसमें मतलब एक दो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट, मतलब वो एक बार मैं बता देता हूँ, अदरवाइज एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है ये, बस मतलब एक अवेयरनेस के लिए सैंक्टिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, अभी जैसे चंडीगढ़ में आप लोगों ने शायद न्यूज देखी होगी, चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने नॉन बीजेपी पार्टीज जो थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो क्या कहते हैं बैलेट पेपर्स थे, उनको क्रॉस मार्क कर दिया, उनको नलीफाई कर दिया, ताकि जो बीजेपी है उसके वोट्स ज्यादा काउंट हो, और उसने बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको मेयर इलेक्ट कर दिया, ठीक है, वहां पर। तो ये चीज जो थी, जो वो नलीफाई कर रहा था वो वोटिंग पेपर्स को, तो उसको कैमरे में कैद कर लिया, सीसीटीवी में वो चीज आ गई। तो उसके बाद फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा फटकार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर दोबारा से रिकाउंटिंग कराई, और जो बीजेपी का मेंबर था उसको हटा के आम आदमी पार्टी के मेंबर को, कैंडिडेट को मेयर इलेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रोल प्ले किया इन मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो स्टेप है, जिस तरह से इलेक्शंस में रिगिंग हो रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि वी इंडिया
बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब यहाँ किसी इंडिविजुअल की नहीं चलती है, कानून की चलती है। ये देश किससे चलता है सर? कानून से चलता है। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज द प्राइम। हम लोग कहते हैं ना लॉ इज द किंग। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? कानून है, ठीक है ना। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस दोबारा कराए और वहां पर जस्टिस डिलीवर किया। इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसका नंबर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 142, ठीक है। बाकी तो देखो ये वही जो इलेक्शन में क्या क्या प्रोसीजर हुआ, क्या क्या पूरी कहानी है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बन चुका है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में क्या हुआ था और उसकी जो पूरी कहानी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा, वो आप वहां पर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम रेलिवेंट से यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 142, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो आर्टिकल 142 है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से अनलिमिटेड पावर दे देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है टू गिव जस्टिस, ठीक है ना, टू गिव कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए यहां पर संविधान सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट पावर देता है कि आपको जो ठीक लगे न्याय करने के लिए आप वो करो, ठीक है। तो कई बार ऐसे स्टेप सुप्रीम कोर्ट उठा लेती है जो उसके अधिकार में नहीं होते हैं, लेकिन वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसको ये पावर किसमें मिली है? आर्टिकल 142 में। दैट गिव्स द इमेंस पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो बन सकता है वो करे। तो इस केस में भी इंसाफ करना था, जस्टिस करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल का हवाले दिया? आर्टिकल 142, ठीक है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है, या उल्टा पूछ लेगा कि कंप्लीट जस्टिस करना है सुप्रीम कोर्ट को, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 142, ठीक है। तो इस पूरे एडिटोरियल से आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट था, वो मेरे को आपको बताना था। अब नेक्स्ट सर आ जाते हैं ड्राइंग न्यू दिल्ली इन। ये है क्या सर आर्टिकल? देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है अभी जो ग्रीस के आपका प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो इंडिया में विजिट हुई, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग ये लिखा गया है। तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोताकिस, तो मित्सोताकिस जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया विजिट पर आए थे। तो उनकी विजिट इंडिया के लिए क्या मायने रखती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में हम दो चार बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो पैराग्राफ है वो तो उसमें जो ऑथर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई जो प्राइम मिनिस्टर है मित्सोताकिस वो इंडिया आते हैं, उनकी जो विजिट है बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। क्रिटिकल नीड फॉर बोथ कंट्रीज टू कम टुगेदर, ठीक है ना। और ग्रीस से 15 साल बाद 15 ईयर बाद कोई इंडिया में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो डीपनिंग द बाइलेटरलिज्म हैड बिगन लास्ट ईयर इन अगस्त, मतलब जो ग्रीस के साथ हमारे जो रिलेशंस डीप होना स्टार्ट हुए हैं वो ऐसा नहीं कि आज से हुए हैं, अभी लास्ट ईयर भी प्रधानमंत्री अगस्त में कहा गए थे? ग्रीस गए थे, ठीक है ना। तो वहां से ये आपके रिलेशंस और ज्यादा डीप होना स्टार्ट हुए। तो प्रधानमंत्री का वहां पर जाना उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना उनके प्रधानमंत्री का हमारी कंट्री में आना, ठीक है ना। और ये भी डिसाइड हुआ था उसमें, अच्छा 40 इयर्स बाद, ठीक है ना, 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हमारा ग्रीस में गया था, ये भी बात थी। खैर ये तो बस बताने के लिए, इसमें याद नहीं करना ये सब। इसमें ध्यान क्या रखना है पहले मैं वो भी बताता चलूंगा, एक बार आर्टिकल देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ये भी डिसाइड किया गया था कि जो बायलेटरल ट्रेड है वो 2030 तक डबल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये भी डिसाइड किया गया था इसमें। और क्या क्या पॉइंट्स है सर? हाँ इसमें, हाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिया विल फाइंड नो, हाँ ये इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन माई कंट्री एंड फॉर ग्रीस देयर इज नो बेटर गेटवे टू एशिया देन अ क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया। यानी अगर इंडिया को यूरोप में एंटर करना है, यूरोप की मार्केट में एंटर करना है, यूरोप से रिलेशन अच्छे करने हैं, तो उसका रास्ता ग्रीस से होके जाता है, ठीक है ना। ग्रीस इज द गेटवे टू द यूरोप, ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। एंड फॉर देम
यूरोप वालों को अगर इंडिया एशिया में एंटर करना है तो उनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए। अगर उनके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज अच्छे हैं तो वो एशिया के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें यूरोप के साथ कोऑपरेट करना है तो वी मस्ट स्टार्ट विद ग्रीस, ठीक है ना। और अगर यूरोप वालों को एशिया से कोऑपरेट करना है तो दे मस्ट हैव ए रिलेशनशिप विद इंडिया, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बात आपका बोल रहे हैं ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। तो एक बार ग्रीस 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 हो रहा है सर, लोकेशन देख लेते हैं ये है कहां से ग्रीस, ठीक है। ये देखो ये सर वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो ये अपना भारत है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, यूरोप है, ये यूरोप है, ठीक है। तो देखें ये जूम हो पाएगा, हाँ हो पा रहा है। हाँ तो अगर ज्यादा जूम हो गया क्या, हाँ तो ये देखो इधर, अभी मैं अलग से यूरोप की भी इमेज दिखा दूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो ये सर इंडिया है, ठीक है ना। ये इधर आपका ये ग्रीस है, तो इधर इंडिया इधर ग्रीस, इनको इस तरह से जोड़ने की जरूरत है। तो कोई ऐसा रास्ता हो जो इनको इस तरह से जोड़े। तो एक रास्ता अभी क्या है सर, अभी है सर ये ग्रीस, और इनको जोड़ने के लिए अभी जो रास्ता जाता है यहां से स्विस कैनाल है, ठीक है ना। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, तो ग्रीस ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, ये रेड सी होते हुए, ये यहां से अरेबियन सी होते हुए ये आपका इंडिया से कनेक्ट होता है। तो अभी तो ये रास्ता आपको इंडिया से ग्रीस को कनेक्ट करता है। बाकी अगर हम यूरोप जाना चाहते हैं तो देखो इस ग्रीस एक बार पहुंच गए फिर तो ये यूरोप ही यूरोप है, ठीक है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं ग्रीस इज द गेट वे टू द यूरोप। तो यूरोप आना है तो कैसे आओगे, ग्रीस होकर आओगे, ठीक है ना। अब एक रास्ता अभी हाल फिलहाल न्यूज में भी था, ये तो चलो हो गया जो वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब एक रास्ता और अभी प्लान किया गया था, अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर G20 मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, उसमें एक कॉरिडोर की ओर बात चली थी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो कॉरिडोर हम दिखा देते हैं। उस कॉरिडोर से हमारे यूरोप के साथ रिलेशन और तेजी से स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो ये आपका वो कॉरिडोर है। उसका प्लान ऐसा था जो डिसाइड हुआ था कि मुंबई और ये गुजरात, ठीक है, ये इधर आपका कनेक्ट होंगे दुबई के जेबेल अली से, ठीक है, दुबई के जेबेल अली से। और फिर दुबई से होते हुए ये रास्ता जाएगा सर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ये जाएगा इसराइल, इसराइल का हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट न्यूज में रहता है, ध्यान रखना, हाइफा पोर्ट पे दो सवाल बन सकते हैं। हाइफा पोर्ट पहले ये बता दूं न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि इसको एक इंडियन बिजनेसमैन हैंडल करता है, अडानी, ठीक है। अडानी ग्रुप के ऑपरेशन मैनेज करने का काम है हाइफा एयरपोर्ट का, ठीक है। अडानी ग्रुप यहाँ के ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है। और ये पोर्ट किसका है सर, इसराइल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है, हाइफा कहां से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर हाइफा से होते हुए इसका प्लान था कहां जाने का सर, ग्रीस जाने का, ठीक है। तो यानी अगर ग्रीस को इंडिया से कनेक्ट करना है तो एक मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इधर साइड से इंडिया हो गया, फिर ये मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है, फिर ये यूरोप हो गया। तो ये कॉरिडोर प्लान था कि यूरोप मिडल ईस्ट और इंडिया को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। बट अभी इस पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बात रुकी हुई है, क्योंकि अभी इसराइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से। बाकी ये एक बार आपका यूरोप का मैप है, और इसमें अगर आपको डिटेल में ग्रीस देखना है तो देख सकते हो। ग्रीस की कैपिटल पता है सर, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये आपका ग्रीस है, ये आपका पूरा यूरोप है, ठीक है। चलो वैसे इस मैप की इतनी जरूरत थी नहीं अगर चीजें समझ में आ जाए तो। हाँ बाकी हम अपने एडिटोरियल पे आते हैं। तो जो मित्सोताकीज है वहां के प्राइम मिनिस्टर है, वो आपका कह रहे हैं कि सर देखो ऐसा है, जरूरत तो है कॉरिडोर की, ठीक है ना, कॉरिडोर की जरूरत तो है। मेड अ फोर्सफुल प्ली made a forceful plea for
कलर क्यों डाउन हो गया? फॉर प्रोसीडिंग्स विद इंडिया मिडल ईस्ट, चलो ठीक है चल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है सर, मित्सोताकीज मेड अ फोर्सफुल प्ली फॉर प्रोसीडिंग विद इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्पाइट द कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। यानी उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर काम रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज एन अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ बीजिंग। जो चाइना है वो भी इसी तरह से अपना एक अलग कॉरिडोर बना रहा है, अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, जिसमें वो हर एक कंट्री से डील कर रहा है। यूरोप में उनकी इटली से भी डील हो गई थी, ठीक है। तो उसको अगर काउंटर करना है, अदरवाइज उससे चाइना को पावर मिलेगी, और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती चाइना पावरफुल हो, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं यूएसए को थ्रेटन करता है, यूएसए और यूरोप को थ्रेटन करता है। तो वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप और चाइना को कंट्रोल करेगा कौन? इंडिया, ऐसा यूरोप कंट्रीज मानते हैं। इसी वजह से वो इंडिया के साथ ज्यादा फेवर में भी रहते हैं। तो आपका चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर उसको काउंटर करना है तो इधर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो लिखा, इजराइल हाइफा पोर्ट ओन्ड बाय इंडियन अडानी ग्रुप वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ की पॉइंट फॉर द शिप एंड रेल रूट प्रपोज अंडर आईमेक, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इसी तरह की कि आईमेक जरूरी है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर हमें रिलेशंस इंप्रूव करने। फिर अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला? अगला पॉइंट क्या है? ये रिलेशंस को हिस्ट्री में ले जाके समझा रहे हैं। देखो क्या होता है, कई बार जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, किसी कंट्री से डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से भी उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमारे रिलेशंस अच्छे थे, ठीक है। कि मान लो कल जैसे हमें ईरान के साथ बात करनी, तो हम कहेंगे देखो भाई, ईरान के साथ जो हमारा ट्रेड है वो आज का नहीं है, तब का है जब ईरान मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन होती थी ईरान में, और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, उनके बीच में ट्रेड होता था, ठीक है। तो जब भी हमें दो कंट्रीज की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो एक आध पॉइंट उसकी हिस्टोरिकल व्यू का भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहां पर ऐड करा गया है इंडिया ग्रीस के रिलेशन इन 326 बीसी। 326 बीसी में अलेक्जेंडर आया था इंडिया, अलेक्जेंडर आया था इंडिया में इन्वेड करने, ठीक है, अलेक्जेंडर इन 326 बीसी। तो अलेक्जेंडर सर कहां से बिलोंग करता था? ग्रीस से बिलोंग करता था, ठीक है। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, तो वहां से बिलोंग करता था अलेक्जेंडर, जिसने पूरी दुनिया में अपना रूल फैलाया था। तो अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन 326 बीसी। तो यानी ग्रीस से जो हमारे रिलेशन है वो आज के नहीं है, और अलेक्जेंडर के बाद से पहले भी कई ग्रीक्स रूलर थे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया के आसपास रहते थे, तो उनका भी एक कल्चरल इम्पैक्ट हमारे बॉर्डर एरियाज में पड़ा था, ठीक है। गंधारा आर्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एज पर द कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, जो हमारे 518 सोल्जर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोप को सपोर्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे सदर्न यूरोप को, वो ग्रीस में ही अभी दफन है, ठीक है ना, वो 518 सोल्जर्स। उसके अलावा एक ग्रीक नेशनल है दिमित्रोस गैलानोस, जो जन्म एथेंस में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 47 इयर्स इंडिया में गुजारे। और गैलानोस ने जो एक बड़ा काम किया, उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत इंग्लिश ग्रीक डिक्शनरी बनाई, ठीक है ना। और उनकी जो डेथ है वो वाराणसी में होती है। तो गैलानोस के भी काम को यहां पर उन्होंने उसकी तारीफ की। और गैलिनोस के नाम पर एक हेलेनिक स्टडीज भी चलती है जेएनयू में, ठीक है, 2000 में वो आपका सेटअप की गई थी। अब फिर अगला टॉपिक आता है, अगली जो लाइन है ये एक्चुअली बस इंडिया ग्रीस रिलेशन से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स है। अगले जो पॉइंट है वो है कि आपका ग्रीस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से शुरू हुए। तो ग्रीस के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो सर मई 1950 में शुरू हुए थे, जब ग्रीक एम्बेसी दिल्ली में सेटअप हुई थी। तो ग्रीक एम्बेसी 1950 में दिल्ली में सेटअप हुई थी,
और अपनी एम्बेसी, इंडिया ने अपनी एम्बेसी ग्रीस यानी उसकी कैपिटल एथेंस में कब ओपन करी थी? इन 1978। ठीक है, तो ये एक बात थी रिगार्डिंग इंडो ग्रीक रिलेशंस। फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो सर करंट अफेयर्स के पॉइंट है, चेंज होते रहते हैं। ये ट्रेड की बात हो रही है कि हम ग्रीस को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिश, क्रस्टेशियंस, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद कई एग्रीमेंट भी हमारे साइन हुए, लाइक स्टार्टअप को लेके, कॉपरेशन को लेके, शिपिंग में और कनेक्टिविटी को लेके। और साथ ही साथ हमने अपने रिश्ते और बेटर करने के लिए, डिफेंस और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने एक और स्टेप उठाया कि जो हमारे माइग्रेंट्स है, ठीक है, important agreement was the finalizing of the mobility and migration pact to regulate legal migration, ठीक है ना। यानी जो इंडिया से स्किल्ड वर्कफोर्स ग्रीस जाएगी तो उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाएगा ताकि वहां पर उन्हें जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वहां पर उन्हें नौकरी मिल सके। यानी एक हमें एक लीगल एग्रीमेंट भी प्रिपेयर करें ताकि हमारी जो लेबर है उनकी कंट्री में भी इजीली जाके काम कर सके, ठीक है। तो बस यही सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट पॉइंट डिफेंस से रिलेटेड है कि हमारी नेवी और उनकी नेवी, हमारी एयरफोर्स और उनकी एयरफोर्स साथ में एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे एक बात आप आइडिया लगा सकते हो कि ये फॉरेन रिलेशंस पे आपका आर्टिकल था, ठीक है। तो अगर आप पीसीएस लेवल पे देख रहे हो तो GS2 में ये आर्टिकल आपका कवर होता है, ठीक है। तो इंडिया और ग्रीस रिलेशंस पे यहाँ पर हमने बात की। बाकी जब भी आप किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हो, फॉरेन रिलेशंस की बात करते हो, तो 2-3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना हम बात करते हैं। एक तो हिस्टोरिकल रिलेशंस, कि जैसे ग्रीस से हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है, अलेक्जेंडर आया था, ठीक है। फिर एक होता है सर इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, हमारे क्या है इकोनॉमिक या फिर क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स, हम उन्हें क्या एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे क्या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट यहां पर आप ले लो डिफेंस एग्रीमेंट्स, कि उस कंट्री के साथ हमारे डिफेंस पे कैसा एग्रीमेंट है या डिफेंस पे कैसा कॉपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जब भी आप किसी कंट्री के साथ रिलेशंस डिस्कस करोगे, तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि एडिटोरियल ये वाला इंपॉर्टेंट था, तो जो मेन पॉइंट्स मेरे को डिस्कस करने थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। चलिए सर, तो ये हो गया एडिटोरियल की बात। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, पीएम मोदी अनवील्स गगनयान एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे आप, मिशन गगनयान। मिशन गगनयान किसका है सर, इसरो का मिशन है, ठीक है। ये मिशन किसका है, इसरो का मिशन है। तो इसके तहत इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेज रहा है सर, स्पेस में भेज रहा है, ठीक है ना। तो इसरो अपने खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी इंडिया से कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं गया। आपके सबसे पहले जो राकेश शर्मा थे वो गए थे इंडिया की तरफ से स्पेस में, लेकिन राकेश शर्मा स्पेस में गए थे लेकिन उसे इंडिया ने नहीं भेजा था, इंडिया की स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा था, उनको किसने भेजा था, यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। इसी तरह से जब कल्पना चावला गई थी तो वो नासा की तरफ से गई थी। यानी इंडिया के लोग स्पेस में गए हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, बट इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की स्पेस एजेंसी उन्हें भेज रही है। तो इसरो का एक मिशन है गगनयान, जिसके तहत वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेज रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं। तो गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इससे रिलेटेड और आर्टिकल आएंगे तो उसमें हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, तो उनके नाम यहां पर लिखे हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, दूसरा अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो एक बार मैं यहां अलग से भी लिख देता हूं, बालकृष्णन नायर, ठीक है, बाला, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 एस्ट्रोनॉट्स हमारे कौन है, ये कल मोदी जी ने कल नाम बताए, बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, दूसरा नाम क्या है सर, अंगद प्रताप, ठीक है।
तीसरा नाम क्या है? अजीत कृष्णन। और चौथा नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये 4 लोग स्पेस में जाएंगे थ्रू इसरो। इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी हुई है अदर कंट्रीज में, कुछ नासा में, कुछ रशिया में ट्रेनिंग हुई है उसके बाद। लेकिन जो मिशन का पूरा प्रोजेक्ट है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो मेजोरिटी इज मेड इन इंडिया। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ द मिशन इज मेड इन इंडिया। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स का हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वो स्पेस में जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी इनके 4 के नेम अभी तक उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, अब उनके नाम को रिवील किया गया है। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बन रहा है, तो आज या कल में वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट बेसिक के यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए, तो ये था आपका लास्ट न्यूज आर्टिकल। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ एक है, एक छोटी सी, ये टर्किश विमेंस कप। ठीक है ना, टर्किश विमेंस कप से रिलेटेड है। देखो, स्पोर्ट्स न्यूज में किसने क्या कहा उतना मायने नहीं रखता। अगर कोई इवेंट जीता, किसी ने कोई टाइटल जीता, तो वो न्यूज में आ जाता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो कि जो टर्किश विमेंस कप है वो किसने जीता है सर? कोसोवो ने जीता है ना। हम रनर अप रह गए और जीत गया कौन? कोसोवो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सर आपका फाइनल आर्टिकल था। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे चीजें। ठीक है ना, आज थोड़ा सा लंबा हो गया। जब भी न्यूज इंपॉर्टेंट होगी, जहां टाइम देना होगा वहां हम टाइम देंगे, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं तो बिना वजह हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिलीवर करने थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी थी, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।